दोस्तों नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्यव्यवस्था की क्लासेस पर डे आपको शाम 6 बजे यूट्यूब चैनल पर आ रही हैं। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें। किसी प्रकार का आपको क्लास के बाद डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली सारे मैसेज देख के रिप्लाई देता हूं। आज हम राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उन सारे आर्टिकल्स पर विस्तार से पढ़ेंगे। चलते हैं भाई। थोड़ा सा क्लास शुरू करने से पहले राष्ट्रपति से रिलेटेड, जैसे देखो राष्ट्रपति का आप क्या पढ़ते हो, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। सरकार जो होती है एक्चुअल में संघ सरकार, संघ सरकार जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। सरकार के 3 अंग होते हैं जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका के अंग होता है, व्यवस्थापिका, विधायिका या मैं संसद कहूं तो संसद का भी अंग होता है, और एक सरकार का तीसरा प्रमुख अंग होता है न्यायपालिका। तीनों के अलग अलग कार्य हैं, जिनमें अगर मैं विधायिका की कहूं तो विधायिका कानून निर्माण का काम करती है, कानूनों को लागू किया जाता है कार्यपालिका के द्वारा, और अगर कोई कानून गलत है सही है इसकी जांच करने का काम किसका है, न्यायपालिका का। चले भाई देखिए, सरकार से, संघ सरकार से कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं उन पर एक बार चर्चा कर लें। संघ सरकार, जैसे आप भारतीय संविधान के भाग पढ़ते हैं तो देखो भारतीय संविधान के भागों की संख्या कितनी है, कुल भाग है भारतीय संविधान में 22। अब ये जो 22 भाग है, इन 22 भाग में जो 5वां भाग है वो 5वां भाग है संघ सरकार से रिलेटेड, जिसमें आर्टिकल है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। 52 से लेकर आप 78 तक कार्यपालिका पढ़ोगे, 79 से लेकर 122 तक आप विधायिका पढ़ोगे, संसद का गठन प्रक्रिया उससे रिलेटेड जो भी प्रावधान है उनका वर्णन है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्तियां हैं। 124 से लेकर 147 तक आप न्यायपालिका मतलब उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हो, और 148 से लेकर 151 तक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये कहानी है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 की। सुमेलित करवाने वाले में एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। अब पढ़ते में देखो, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, शासन के अंग अर्थात जो संघ सरकार है उसके अंग होते हैं 3। कौन कौन से? एक कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका जिसको आप विधायिका भी बोलेंगे, संसद भी बोलेंगे, और एक है भाई न्यायपालिका। इनसे रिलेटेड जो अभी मैंने आर्टिकल्स बताए थे आपको, जैसे कार्यपालिका का प्रावधान अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है, जिसमें आप राष्ट्रपति पढ़ोगे, उपराष्ट्रपति पढ़ोगे, मंत्रिपरिषद पढ़ोगे, और एक है महान्यायवादी। ये कार्यपालिका के अंग हैं। क्लियर भाई? इसके बाद आप विधायिका अनुच्छेद 79 से लेकर 122, न्यायपालिका की बात करें अनुच्छेद 124 से लेकर 147, जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या है भाई, सुप्रीम कोर्ट है, और इसके बाद है कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से लेकर 151। थोड़ा सा जैसे अभी कैग के बारे में कोई प्रावधान आ जाए समझने का प्रयास करना। आपको कैग का आर्टिकल याद नहीं है कि कैग से रिलेटेड क्या प्रावधान किसमें है, 148 से 151 याद है। ऑप्शन में सपोज करो वो एग्जामिनर आपको एक आर्टिकल दे देता 72, एक आर्टिकल दे देता 123, एक आर्टिकल दे दिया उसने 165, क्लियर, और एक आर्टिकल सपोज करो दे दे 148। आपको सिर्फ कैग का इतना पता है कि 148 से लेकर 151 है। आप इस प्रकार अगर ये टेबल भी याद है ना तो आप प्रश्न सही करने की कंडीशन में रह सकते हैं। आपको अगर प्रॉपर याद नहीं है ना, सिर्फ इतना सा याद है कि कैग का प्रावधान अनुच्छेद 148 से 151 तक है, आप प्रश्न को सही करने की कंडीशन में हो। चलें भाई आगे। थोड़ा सा मुझे राष्ट्रपति पढ़ाने से पहले आपको कार्यपालिका को इसलिए समझाना पड़ा है क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और संघ सरकार के जितने भी कार्य होते हैं ना वो सारे के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही चलते हैं। इसलिए थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ ले। कार्यपालिका, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है भाई जो संसद ने कानून बना दिए हैं
उन कानूनों को लागू करना, मतलब किस प्रकार लागू किया जाए। एक अच्छा प्रश्न यहां से बनने की संभावना रहती है। प्रश्न आ जाएगा निम्न में से कार्यपालिका का अंग नहीं है, तो कौन नहीं है भाई? देखो, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। अच्छा प्रश्न, काफी बार पूछा गया है। महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। जिस प्रकार से मैं पूरी मेहनत के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं, तो मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करेंगे जैसे ही आपको ये वीडियो मिले। चले भाई, एक अच्छा प्रश्न यहां से बनने की संभावना रहती है। इनसे अलावा दे देगा और पूछ लेगा कार्यपालिका का अंग नहीं है। बार बार बता रहा हूं, राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी अंग है, और राष्ट्रपति विधायिका कह लो, व्यवस्थापिका कह लो, या आप संसद कह लो। क्योंकि जैसे ही आप संसद का एक आर्टिकल पढ़ते हो, अनुच्छेद 79, जिसमें है संसद का गठन, और संसद का गठन अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होगा। इसलिए राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी अंग है और व्यवस्थापिका का भी अंग है। कुछ और पढ़ लें भाई। व्यवस्थापिका, विधायिका या संसद, इसका प्रमुख काम होता है, हम जो हमारे एमपी भेजते हैं दिल्ली में संसद में, उनका काम होता है भाई कानूनों का निर्माण करना। कौन कौन होते हैं? देखो, राष्ट्रपति अभी मैंने बताया था, राज्यसभा, लोकसभा, और तीनों से मिलकर संसद बनेगी। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। न्यायपालिका की मैं बात करूं तो न्यायपालिका का प्रमुख काम होता है, जो भी कानून विधायिका के द्वारा बनाए गए हैं, कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए हैं, वो कानून सही है या नहीं, गलत तो नहीं है, इसकी जांच करने का काम न्यायिक पुनरावलोकन। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण की? अमेरिका से ग्रहण की। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसमें आप पढ़ोगे अनुच्छेद 124 से लेकर 147 न्यायपालिका, और इसमें वर्णन है आपके उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का। अब एक एक आर्टिकल राष्ट्रपति का हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल अनुच्छेद 52। देखिए, अनुच्छेद 52 के बारे में आपको एक कथन तो ये याद रखना है कि अनुच्छेद 52 सबसे छोटा अनुच्छेद है। क्या है भाई? सबसे छोटा अनुच्छेद। कहने का तात्पर्य इसमें सिर्फ एक लाइन है, और सबसे छोटा अनुच्छेद इसीलिए है क्योंकि इसमें है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा भाई? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है आपसे पूछ लिया जाए, आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। या ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के लिए एक राष्ट्रपति पद की व्यवस्था करता है, आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। क्लियर भाई? ये दो तरह से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, और इसी अनुच्छेद के तहत आपको पता है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बनेंगे? राजेंद्र प्रसाद। कौन बनेंगे? राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। इनकी देखो दो डेट्स हैं, और दोनों डेटों में जो कंफ्यूजन होता है वो बता देता हूं। इनकी जो नियुक्ति होगी, क्या होगी? नियुक्ति होगी, वो होगी 24 जनवरी 1950 को। कब होगी भाई? 24 जनवरी 1950 को इनको राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया गया है। जबकि इन्होंने जो पद की शपथ ली है, वो शपथ ली है 26 जनवरी 1950 को। क्लियर दोस्तों? ये दो डेट्स में डाउट रहता है, क्योंकि आपसे यहां एग्जामिनर कंफ्यूज करवाता है, क्योंकि आप ये रट के जाते हो राष्ट्रपति से 26 जनवरी, जबकि नियुक्त किया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति, और प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त होंगे 24 जनवरी 1950, और ये अपने पद की शपथ कब लेंगे? ये लेंगे 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? इसके बाद दूसरा जो आर्टिकल है राष्ट्रपति से, वो है भाई अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की, किसकी भाई? संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगे।
क्लियर भाई, राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 53, अर्थात संघ की कार्यपालिका का प्रमुख, क्या कहेंगे, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन हो जाएगा? तो कार्यपालिका का प्रमुख हो जाएगा राष्ट्रपति। कोई और डाउट? संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। तो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 कहता है। या संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? होता है राष्ट्रपति। दोनों प्रकार के प्रश्न बनेंगे। चलें, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो अगर आर्टिकल को मैं इसको पढ़ाना चाहूँ ना 52 को, 52 के साथ मुझे आपको बताना पड़ेगा कौन सा 380, 379, ये भी आर्टिकल है। क्यों आर्टिकल है? क्योंकि आपको पता होगा भाई 24 जनवरी को जब हम राष्ट्रपति को नियुक्त कर रहे हैं, तो बताओ उस समय तो संविधान लागू ही नहीं हुआ था। हमने कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को लागू कर दिया? तो यह है आपका अनुच्छेद 380। इसमें प्रावधान है, तो ज्यादा डिटेल्स में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अगर आपको अलग से वीडियो देखनी है तो राष्ट्रपति के ऊपर सारे आर्टिकल्स पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति से विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में किस किस प्रकार के प्रश्न रीट में पूछे गए हैं और कौन से बन सकते हैं इस वर्ष, उन सारे प्रश्नों को देख करके मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रीट के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। अगला जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 54। 54 से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। देखो 54 में है निर्वाचक मंडल। क्या है? 54 में है निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचक मंडल से तात्पर्य क्या है? निर्वाचक मंडल होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, और एक ऑप्शन में आपको अलग रख देगा और पूछ लेगा कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। और इस प्रकार के प्रश्न को सही करने के लिए आपको सारे के सारे आर्टिकल, आर्टिकल क्या, जो भी इसमें भाग लेते हैं वो याद होने चाहिए। देखिए कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, वो क्या है? सबसे पहला, राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक तो आपको निर्वाचित सदस्य याद रखने हैं। क्या करने हैं? निर्वाचित, अर्थात केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत अगर जिस भी ऑप्शन में दिखे आपको, क्या दिखे? मनोनीत, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब कौन कौन लेते हैं? तो देखिए सबसे पहले संसद। क्या भाई? सबसे पहले संसद के सभी कैसे निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत नहीं होंगे, क्योंकि मनोनीत 12 जो सदस्य हैं राज्यसभा में वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। इसके बाद आप पढ़ोगे राज्य विधानमंडल। क्या पढ़ोगे? राज्य विधानमंडल मतलब राज्यों की जो विधानसभा और विधान परिषद हैं उनके कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। इसके बाद एक और पढ़ते हो आप, दिल्ली, और एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। ये 2 यूटी हैं, इनके निर्वाचित सदस्य। और देखिए 1992 से पहले ये जो दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य है ना, ये भाग नहीं लेते थे। लेकिन भारतीय संविधान में एक 70वां संविधान संशोधन होगा और ये होगा 1992 में, और इसके द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। एक अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है, तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। अनुच्छेद 54 से अच्छा प्रश्न बनने की संभावना रहती है, और रीट के एग्जाम 2017 में यहां से प्रश्न को पूछा जा चुका है। क्लियर भाई? रीट 2017 में एसएसटी L2 में इसको पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुच्छेद 54 के अकॉर्डिंग कौन भाग नहीं लेता है। तो आपको अगर कौन लेता है, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य लेंगे, अर्थात लोकसभा राज्यसभा के, लेकिन कैसे सदस्य? निर्वाचित। चले भाई, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 वर्णन करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को। किसको भाई? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया।
राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, कौन सी? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। इसमें आपको पता होगा तो प्रत्येक एमएलए का मूल्य निकाला जाता है मत का और उसके अकॉर्डिंग काउंटिंग होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। और इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है केवल एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर। बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ना चाहें आप तो अब वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर अलग से वीडियो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर केवल। क्लियर भाई? आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 55 में है। कौन सी प्रणाली है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे भाई अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 से देखो पहली बात, अनुच्छेद 56 में है कार्यकाल। क्या है? पहला सिंपल सा प्रश्न, राष्ट्रपति के कार्यकाल या पदावधि के संबंध में भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल वर्णन करता है? आपका आंसर है अनुच्छेद 56। इसके बाद भाई राष्ट्रपति का कार्य जो होगा वो कितना होगा? तो उसके बारे में देखो एक लाइन है, पद ग्रहण की तिथि से कितना होगा? 5 वर्ष। कितना होगा? 5 वर्ष होगा। एक और क्या है? वो है देखो स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकता है। ये किसको दे सकता है भाई? भाई राष्ट्रपति सामान्यतः पद ग्रहण की तिथि से क्या रहेगा? 5 वर्ष रहेगा, लेकिन स्वेच्छा से वो पद त्यागना चाहे तो त्याग सकता है। बिल्कुल साफ त्याग सकता है। त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र की सूचना किसको देगा? अच्छा प्रश्न बनता है। लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। एक और बात कि भाई ठीक है, पद ग्रहण की तिथि से सामान्यतः 5 वर्ष होती है, स्वेच्छा से उसने चाहा तो त्याग पत्र दे दिया। तो और कोई प्रणाली है क्या हटाने की? बिल्कुल है। जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 पढ़ते हो तो अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। किससे? हालांकि आर्टिकल 61 अलग से पढ़ाऊंगा इसी में, तो यहां पर भी थोड़ा सा याद रख ले। अच्छे से याद रखना है। अनुच्छेद 56 कार्यकाल है। कार्यकाल या पदावधि के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 वर्णन करता है कि सामान्यतया पद ग्रहण की तिथि से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में है पुनः निर्वाचन। क्या है भाई? पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन से तात्पर्य है कि भारत के राष्ट्रपति को, क्या है भाई? राष्ट्रपति को पद पर दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। आर्टिकल 57 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन कितने समय तक? कितने समय तक? अर्थात अवधि के बारे में। क्या है भाई? अवधि के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है। थोड़ा सा इसको समझो आप। देखो भाई अनुच्छेद 57 कहता है कि भारत में कोई एक राष्ट्रपति जो निर्वाचित हो गया है वो दोबारा राष्ट्रपति बन जाएगा क्या? अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है साहब, लेकिन एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, कितनी बार होगा, इसके संबंध में भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। आप जब अमेरिका पढ़ते हो तो अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का संविधान कहता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी बार, उसमें स्पष्ट प्रावधान है अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और पुनः निर्वाचन से संबंधित भारतीय संविधान का आर्टिकल है अनुच्छेद 57। क्लियर भाई?
अगला पढ़े अनुच्छेद 58। यस, अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति पद की योग्यता। क्या है भाई? राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या है? योग्यता या अर्हता। क्लियर भाई? अब देखिए, राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 58 में है। अब यहां से एक प्रश्न अच्छा बनता है कि निम्न में से राष्ट्रपति पद की योग्यता नहीं है, और नहीं वाले प्रश्न को सही करने के लिए आपको सारी की सारी योग्यताएं याद होनी चाहिए, जिसमें पहली योग्यता है कि वह कहां का नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा, अर्थात विदेशी कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बनेगा। दूसरी क्या वो है न्यूनतम आयु। क्या है भाई? न्यूनतम आयु। और न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 35 वर्ष। अधिकतम आयु का कोई उल्लेख है क्या? अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। तीसरी जो योग्यता है वो है संसद सदस्य बनने की योग्यता, अर्थात एमपी बनाया जा सकता है तो संसद सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और एक और वो है अर्हता या योग्यता, वो क्या है? वो है लाभ के पद पर नहीं हो, है ना? लाभ के पद पर नहीं हो। अब आप कहोगे सर ये लाभ का पद क्या होता है? देखिए, लाभ के पद में थोड़ा सा सिर्फ इतना सा याद रख लो कि देखो, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और कोई भी मंत्री, इनको लाभ का पद नहीं माना गया है, क्योंकि यदि इनको लाभ का पद माना होता तो एक राष्ट्रपति फिर से राष्ट्रपति क्यों बन जाता? क्योंकि ये तो इसको पूरा नहीं करता, क्योंकि वो लाभ के पद पर तो है। अब लाभ के पद की एक सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, कोई भी व्यक्ति जो संघ मतलब केंद्र से या राज्य से या किसी स्थानीय प्राधिकरण से कुछ भी वेतन ले रहा हो, किसी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर रहा हो या वेतन मिलने की संभावना हो, वो सारे के सारे पद आपके क्या हैं? लाभ के पद हैं। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री ये लाभ के पद नहीं है। क्लियर? और ये 4 योग्यताएं राष्ट्रपति पद की। एक अच्छा प्रश्न बनने की यहां से संभावना रहती है। अनुच्छेद 59। यस, अनुच्छेद 59 आप पढ़ें। अनुच्छेद 59 में क्या है? देखो, शर्तें क्या है? शर्त कि राष्ट्रपति पद की शर्त क्या है? तो शर्त में देखो, एक शर्त तो सबसे पहले है इसमें, एक तो इसकी जो भी वेतन भत्ते हैं पदावधि के दौरान, क्या है? देखो, पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में कटौती नहीं होगी। क्लियर भाई? वेतन भत्तों में नहीं होगी क्या? कटौती। एक शर्त। एक शर्त क्या है? ये संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। सदस्य नहीं होगा। यदि है तो त्याग पत्र देना होगा, अन्यथा पद ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा। एक शर्त और है आवास की, कि जैसे ही राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा तो इसको आपको क्या देना होगा? आवास देना होगा। जब पदावधि अर्थात कार्यकाल के दौरान तो ये राष्ट्रपति भवन में रहेंगे, लेकिन जैसे ही इनका कार्यकाल पूर्ण होगा इनको आवास की सुविधा भी देनी होगी। ये शर्त है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 में। 60 और 61 ये 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछता भी है। 60 का आप सभी को अच्छे से पता है। 60 में उल्लेख है भारतीय राष्ट्रपति की शपथ का। देखो, एक अनुसूची से अच्छा प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान की अनुसूची है 3। कौन सी है? 3, जिसमें पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। पढ़ते हो आप
कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख करती है? आंसर होगा अनुसूची 3। लेकिन 3 पदाधिकारी ऐसे हैं जिनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं? जिनमें पहला पदाधिकारी राष्ट्रपति, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में है। एक जो दूसरा पद है वो है उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति की शपथ भी भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में नहीं है, बल्कि किसमें है? अनुच्छेद 69 में। एक और है, वो है राज्यपाल, और राज्यपाल की जो शपथ है वो है अनुच्छेद 159 में। ये कुछ अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। भारत का राष्ट्रपति संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। ये 3 शब्द भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहां से एग्जामिनर आपको प्रश्न अच्छा पूछता है। आपको एक अलग शब्द दे देगा इनके अलावा। परिरक्षण दे देगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दे देगा संरक्षण, ऑप्शन सी दे देगा प्रतिरक्षण, ऑप्शन डी दे देगा संवर्धन, और करवा लेगा कि भारत का राष्ट्रपति संविधान के शपथ नहीं लेता है। किसकी? संवर्धन की। तो 3 शब्द ये भी आपको याद रखने हैं। 61 मैंने थोड़ा सा आपको पदावधि या कार्यकाल के दौरान डिस्कस किया था, और अनुच्छेद 61 कहता है महाभियोग। क्या कहता है? महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग का उल्लेख है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण की दशा में केवल एक ही बात लिखी है कि अगर संविधान का अतिक्रमण कर रहा है भारत का राष्ट्रपति, तो क्या किया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया। और एक अच्छा प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि महाभियोग, अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना है तो संसद के किस सदन में लाएगा? तो संसद के किसी भी सदन में। अब क्यों बनता है यहां से प्रश्न? क्योंकि ये बात उपराष्ट्रपति के लिए थोड़ी उल्टी है। उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, लेकिन अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति हटेगा तो महाभियोग का प्रस्ताव सबसे पहले केवल राज्यसभा में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्लियर भाई? ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। क्या है भाई? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72। क्लियर? इसके बाद एक प्रश्न यहां से अच्छा बनता है 83 से, क्योंकि काफी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है और राष्ट्रपति से रिलेटेड एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न भी होता है कि राज्यसभा में, किसमें भाई? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कोई डाउट नहीं है ना? और यह वर्णन करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83। एक अच्छा प्रश्न, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा में भी करता है क्या साहब? बिल्कुल साहब, लोकसभा में करता था। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को, आंग्ल समुदाय को, आंग्ल भारतीय समुदाय का यदि उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो 2 एंग्लो इंडियंस को करता था। लेकिन 104वां अमेंडमेंट होगा और इसके द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति जो 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करता था वो अब नहीं करता, अर्थात निरसित कर दिया गया है, निरसित हो गया, हटा दिया गया है। लेकिन राज्यसभा में, और एक अच्छा प्रश्न जी, इसको तो भूल ही जाते, एक मिनट कंटिन्यू, सॉरी, देखिए अच्छा प्रश्न, 4 क्षेत्र हैं, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। कौन कौन से क्षेत्र में? देखो, साहित्य, कला, विज्ञान, और एक क्षेत्र है आपका समाज सेवा। क्या है आपकी? समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा राज्यसभा में। अगला आप एक बार, कुछ आर्टिकल और हैं, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 85 कहता है, देखो, कि संसद के सदनों के सत्र
आहूत कर सकता है। क्या कर सकता है भाई? आहूत कर सकता है। अनुच्छेद 85 सत्रावसान कर सकता है। क्या कर सकता है? सत्रावसान करता है अनुच्छेद 85। और अगर लोकसभा पूर्ण बहुमत में नहीं है तो समय से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा भंग हो जाती है क्या? राज्यसभा भंग हो जाती है क्या? नहीं होती साहब, नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती राज्यसभा भंग? राज्यसभा एक स्थायी सदन है जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है। अच्छे से पहले पढ़ लिया हमने संसद में। तो ये तीन बात अनुच्छेद 85 से। अनुच्छेद 86 कहता है संसद के किसी भी सदन में अभिभाषण क्या कर सकता है भाई? अभिभाषण से रिलेटेड एक आर्टिकल है अनुच्छेद 86। संसद के किसी भी सदन में क्या कर सकता है? अभिभाषण से रिलेटेड जो आर्टिकल है अनुच्छेद 86। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 अच्छा प्रश्न बनने की संभावना रहती है संयुक्त अधिवेशन। क्या है भाई? संयुक्त अधिवेशन। क्या है? संयुक्त अधिवेशन है, कोई बात नहीं है। संयुक्त अधिवेशन से अच्छा प्रश्न क्या बनता है? देखो संयुक्त अधिवेशन को पढ़ो। पहला प्रश्न, संयुक्त अधिवेशन के संबंध में भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 108 में है। यहां जो है इसको देखो, संयुक्त अधिवेशन को आहूत कर सकता है। तो आहूत कौन करेगा? आहूत करता है राष्ट्रपति। लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता है। और यही एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि हम पढ़ के जाते हैं राष्ट्रपति आहूत करेगा तो हम जल्दी जल्दी में ये भी ध्यान भूल जाते हैं कि भाई ठीक है आहूत कर लिया संयुक्त अधिवेशन, तो क्या राष्ट्रपति अध्यक्षता भी करेगा? तो राष्ट्रपति नहीं करता। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है? अब तक 3 बार। कितने बार? अब तक 3 बार संयुक्त बैठक आयोजित हुई है, 1961, 1978 और 2002 में। अब एक फैक्ट और है, संयुक्त अधिवेशन कभी भी एक तो धन विधेयक पर आहूत नहीं होगा, मतलब, और एक संविधान संशोधन विधेयक पर। इसका मतलब केवल और केवल साधारण विधेयक पर संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलाएगा, लेकिन कभी भी संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। क्या है भाई? राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। थोड़ा सा पढ़ लें अध्यादेश को। देखो अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश देखिए, जब भी संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो और तुरंत प्रभाव से किसी कानून की आवश्यकता हो तो अनुच्छेद 123 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करेगा भारत का राष्ट्रपति और अध्यादेश जारी कर देगा। ये अध्यादेश एक तरह से कानून की तरह काम करता है, लेकिन कब तक? देखिए आपने पढ़ा है संसद के सदनों के 2 सत्रों के मध्य कितने समय से अधिक का अंतर नहीं हो सकता भाई? तो 2 सत्रों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। नहीं होगा ना? 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। क्लियर भाई? एक बात तो ये नहीं होता है ना। तो जैसे ही 6 माह हो गए, और 6 माह से पहले भी हो सकता है, तो जैसे ही संसद का सत्र आए, बोले आहूत होगा, संसद की बैठक होगी सत्र की, तुरंत ही ये जो वैलिड है ना, ये कब तक रहेगा? ये रहेगा 6 सप्ताह तक। कब तक रहेगा? 6 सप्ताह और 6 माह, मतलब 6 माह तक सत्र की बैठक नहीं हुई, लेकिन जैसे ही 6 माह के बाद कोई सदन अस्तित्व में आया तो अध्यादेश जो भी था उसको विधेयक बनाया जाएगा अगर आवश्यकता है तो, और अगर नहीं है तो 6 सप्ताह के बाद वो ऑटोमेटिकली कानून जो है वो निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि अगर उस कानून की आवश्यकता है तो आपको उसको संसद के दोनों सदनों से पारित करवा के राष्ट्रपति की मोहर लगवानी पड़ेगी, तभी अध्यादेश ऑटोमेटिकली विधेयक का रूप लेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अधिकतम वैलिडिटी कितनी है? 6 सप्ताह तक ये वैलिड रहेगा। और अध्यादेश कौन सी कंडीशन में? अध्यादेश जब भी
संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और तुरंत प्रभाव से कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और ये वर्णन करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123। ये कुछ प्रावधान थे राष्ट्रपति से रिलेटेड, जिसको लेकर हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसके बाद हम राष्ट्रपति से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट वो ये है कि वीडियो जब भी आपको मिले भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, ताकि और भी जो फ्रेंड्स हैं उनको, आपको जो भी है उनको भी प्रॉफिट होना चाहिए, और मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूं जब मुझे लगता है कि यार ठीक है बालक देख रहे हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति से रिलेटेड एमसीक्यू लेकर। तब तक आप अच्छी पूर्ण मेहनत और लगन से पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए।